गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बजरंगी प्रसाद गुप्ता जी कह रहे नमस्ते गुरुजी, चरण स्पर्श। नमस्कार भाई, नमस्कार, खुश रहो कुलदीप। और सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो, एक क्वेश्चन जो है कल की क्लास से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये कह रहा है कि यदि 3 कूलाम के आवेश को 2 बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य 72 जूल है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यदि एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3 कूलाम के आवेश को 72 जूल कार्य करना पड़ा हो। ये करो, पढ़ेंगे। करो भाई अरविंद। MP शिवपुरी, सुल्तान मुर्तजा। कल की पेन जी आज मिल जाएगी। मने पटेल गुड मॉर्निंग। सचिंद्र कुमार का हमारे पास आंसर आया है और सत्येंद्र कुमार। विकास का गलत हो गया है, बाकी का ठीक ठीक लग रहा है। देखो बेटा, ये आप सबसे पहले जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आए तो समझो कि ये क्वेश्चन होता है हलवा। जब भी न्यूमेरिकल आए ना, आपको टेंशन नहीं लेनी, खुश होना है कि ये क्वेश्चन तो होगा ही, क्योंकि जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत ही छोटे मोटे फॉर्मूले का ही क्वेश्चन होता है। यानी समझो कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, यानी कि फ्री के नंबर है। न्यूमेरिकल देखते हो फ्री के नंबर समझा करो। उसने कहा कि 3 कूलाम का आवेश, तो कूलाम कितना चार्ज है, 3 कूलाम। चार्ज को हम कूलाम में नापते हैं, कूलाम में ही दे रखा है, कुछ चेंज नहीं करना। कितना कार्य किया गया, 72 जूल। कार्य को हम जूल में नापते हैं, जूल ही दिया गया, कुछ चेंज नहीं करना। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालना है। बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, गुणा भाग करने के आपको नंबर मिल रहे हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है, इसका फॉर्मूला मैंने कल क्या बताया था, W/Q बताया था। तो कितना कार्य किया, 72 जूल। कितना कार्य लेके आए, 3 कूलाम। तो भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं वोल्ट में, तो 24 वोल्ट आंसर आ गया, ए ऑप्शन। अच्छा, दूसरा आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य है। एकांक आवेश यानी कि 1 कूलाम को। तो बेटा अगर 3 कूलाम को ले जाने में आपको 72 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो विभवांतर के लिए तो मैं तो 1 कूलाम के लिए चेक करना होता है। तो 72 को सीधे सीधे 3 से भाग करोगे तो 1 कूलाम के लिए 24 ही आ जाएगा, या फॉर्मूला याद कर लो। सोचो पेपर में बताओ आपको किस बात के नंबर मिल रहे हैं, कि अब 72 को 3 से भाग करके दिखाना है टीचर को, इसलिए मैं कहता हूँ फ्री के नंबर हैं ये। अब मान लो कि मैथ में क्वेश्चन आ जाए, टीचर ऐसे लिख दे कि 72 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, तो सब लोग यूट्यूब पे मजाक बनाने लगेंगे। बताओ ये क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, 72 को 3 से भाग करने के लिए पूछ रहे हैं। यहाँ भी तो 72 को 3 से भाग करना ही पूछा है। बस यहाँ पे क्या है कि ये बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विभवांतर का फॉर्मूला होता है कि कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। तो 72 जूल काम किया 3 कूलाम चार्ज को लाने में, यानी कि कितना आया, 24 आ गया, सीधे सीधे आंसर आ गया। फ्री के नंबर बट रहे हैं, ऐसे ही गुणा भाग करने के नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं कल की क्लास फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा कि अगर कोई मेरे से ये कहे कि किसी एकांक आवेश को, यानी कि यूनिट चार्ज को, यानी कि 1 कूलाम आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या कार्य है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था W/Q। लेकिन अगर वो बोल दे कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो पोटेंशियल कहलाता है, उसका फॉर्मूला भी W/Q ही था। पोटेंशियल आए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, विभव आए चाहे विभवांतर आए, दोनों को वोल्ट में नापते हैं, और 1 वोल्ट होता है जूल पर कूलाम के बराबर। यहां तक की बात हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, कमेंटबाजी कर देंगे बंद, जब मैं कहूंगा आप केवल तभी कमेंट करना है। बीच में ओवर स्मार्ट नहीं बनना और फालतू कमेंटबाजी नहीं करनी जरा से भी। देखो ये हमारे पास में बेटा एक वायर लिया मैंने, एक तार लिया, ये मान लो कि कॉपर का तार है, तांबे का। आप सभी को पता ही है कि जो मेटल होते हैं, तांबा हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, जो मेटल होते हैं होते हैं कंडक्टर, सुचालक। तो मैंने कॉपर का तार ले लिया, ये कॉपर वायर है, तांबे का तार, कॉपर वायर, तांबे का तार। और अगर आपको याद हो, मैंने आप सभी को बताया था परसों की क्लास में कि जो हमारे पास में कॉपर वायर है, तांबे का तार है, कॉपर लो, सिल्वर लो, एल्युमिनियम लो, जितने भी मेटल हैं ये सब कंडक्टर सुचालक में आते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अरबों खरबों की मात्रा में। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
उन्हें मैं ऐसे दिखा देता हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काट रहा है, जो बाहर निकल गया है। तो ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने इन्हें डॉट, ग्रीन डॉट से बना दिया है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बेटा हमारे घर में आप ऐसा करो, कोई अगर आपके घर में से तार पड़ा हो ना, कोई डोरी हो, वो तार को छोटा सा काट लो, उसके ऊपर की प्लास्टिक हटाना। आपके हाथ में तांबा आ गया। अब ये जो तांबा आपके हाथ में है, इसके थोड़े से सेम बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इधर उधर को भागते रहते हैं। लेकिन अगर घर में तार ऐसे ही पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। आप इवन ये बता भी नहीं सकते कि कौन किधर को भागेगा, जिसका जहां मन करेगा उधर को भागेंगे ये। तो हमारे घर में जब ऐसे तार पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ी सी जगह में ही, और ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इधर उधर भाग भी रहे होते हैं, सब भाग रहे हैं इधर उधर, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब हम सभी को पता है बचपन से कि किसी तार में इलेक्ट्रॉन का जो भागना होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने को हम कहते हैं कि करंट का बनना। अब मेरे घर में से कॉपर का तार है, इसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सब भाग भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं, मेरे घर में ऐसे ही तार पड़ा हो, अगर मैं इस पर उंगली लगाऊं तो क्या मुझे कुछ झटका लगता है? नहीं। मैं इसे कोई बल्ब जोड़ दूं, क्या वो बल्ब जल जाएगा? नहीं। तो हमारे घर में ऐसे कोई तांबे का तार है, उसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन भी, वो भाग भी रहे हैं, लेकिन करंट नहीं बन रही। उसकी वजह यह है कि किसी तार में करंट के बनने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भागे, पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भागने चाहिए। एक ही डायरेक्शन में भागना, इसे हम करंट कहते हैं। ये रैंडमली इधर उधर भागेंगे इसे नहीं कहेंगे हम। जैसे आपने वाटर करंट सुना होगा, तो वाटर करंट क्या होती है? आप एक मग में पानी लो और बिल्कुल धार बना के छोड़ो, जब पानी बिल्कुल धार बना के गिरेगा ना, ऐसे बिल्कुल पूरी स्पीड से गिर रहा होगा, हम कहेंगे वाटर करंट है ये। लेकिन वही एक मग पानी आप फर्श पे से बिखेर दो घर में, वो पानी फर्श से फैला हुआ, इसे वाटर करंट थोड़ी ना कहोगे। तो अगर पानी एक ही तरफ को स्पीड से भाग रहा हो तो वाटर करंट है, हवाएं एक ही तरफ को पूरी स्पीड से भाग रहे हो तो एयर करंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक ही तरफ को भागेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे तो ये करंट नहीं है, इसे हम कहेंगे ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का होता है घर में जब ऐसे आपके तार पड़ा हुआ है, तो ये इसे हम कहते हैं खुला परिपथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है रैंडम, यानी अपनी मर्जी से इधर उधर भाग रहे होंगे। अब हम बड़े टेंशन में आ गए कि यार अपने पास तांबा भी है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो भाग भी रहे, लेकिन करंट नहीं बन रही। तो जैसे मैंने आपसे बताया, किसी समझदार व्यक्ति ने हमें सेम बात बताई कि भाई साहब करंट नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ को भगाओ। अब हम पूरे टेंशन में आ गए, यार इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को कैसे भगाया जाए? तो इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ को भगाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर को भाग रहे हैं, इन पे कुछ फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा, ताकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागने लग जाए, और इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागेंगे, उसे हम करंट कहेंगे। अब इसे हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ को भगाने के लिए बेटा मैं, ये फिर से मेरे पास में वायर है, और मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास में वायर था, इसे, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही, जो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां भाग रहे हैं। इनका आपका कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, कोई तरीका ऐसा भी नहीं जो ये बता दे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर को भागेगा। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पर एक बैटरी लगा दी। अब देखो बैटरी लगाते हैं, बहुत चमत्कार। ये बेटा मैंने एक बैटरी लगाई, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, हम कहते हैं की प्लग, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए ना। बेटा जैसे मैं यहाँ पर ये बैटरी लगाऊंगा, अब देखो ये जो मैंने एक डंडा बड़ा बनाया, एक छोटा बनाया, अगर मैं खाली ऐसे ही बनाता, ऐसे ही, तो ये होता है सेल का सिंबल। लेकिन एक डंडा बड़ा बनाओ, एक छोटा, और एक कॉम्बिनेशन में बनाओ ऐसे, ये बेटा हमारे पास होता है, ये होता है बैटरी का सिंबल। ऐसे कई सारे बना दो, एक डंडा बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। ये हमारे पास किसका सिंबल है? ये हमारे पास में बैटरी का सिंबल, ठीक है, बैटरी। अब बेटा मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अब देखो बैटरी लगाती है क्या चमत्कार होगा। मान लो कि आपने बेटा 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो बैटरी देखो करती क्या है,
आपको मैंने कल भी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज होता है। जैसे आप किसी तार के सिरे पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे ना, तो जैसे आपने इस बैटरी का एक सिरा तो यहाँ कनेक्ट किया, एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट किया, तो बेटा ये मान लो कि सिरा ए है, ये सिरा मान लो कि बी है, ये मान लो कि यहाँ पर ये जो सिरा है इसे मैं ए लिख रहा हूँ, इसे मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी। आपने इन दोनों सिरों के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो बेटा अगर आप 10 वोल्ट की बैटरी इस तार के एक सिरा इधर से कनेक्ट करेंगे, इधर से कनेक्ट करेंगे, तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का पैदा हो जाएगा। जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे दोनों सिरों के बीच में उतना ही विभवांतर होता है। अब आप देखो होगा क्या, जैसे आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो दोनों सिरों के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर पैदा हो जाएगा। विभव में कितना अंतर हो जाएगा, 10 वोल्ट का। तो मान लो कि ये वाला जो सिरा है वो 10 वोल्ट पे आ गया, ये वाला आ गया 0 वोल्ट पे। अब देखो होगा क्या, याद करो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। भाई डेफिनेशन हमने ये तो पढ़ी थी, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला W/Q। तो मैंने आपसे कहा था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य। तो जैसे आप ये बैटरी लगाते हो ना, तो बैटरी क्या करेगी, कार्य करेगी, काम करेगी। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये एकांक आवेश को यानी कि एक कूलाम आवेश को इस सिरे से इस सिरे तक लेके जाने में 10 जूल कार्य करेगी। जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतना जूल काम करती है। अगर मैं यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो 100 वोल्ट की बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाने में कितना कार्य करेगी, 100 जूल का। 12 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो 12 वोल्ट का, यानी कि कुल मिला के समझो कि जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो बैटरी काम होता है इलेक्ट्रॉनों पर धक्का मारना, पुश करना, बैटरी काम कार्य करना है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक तार था, मैंने इसके बैटरी लगाई, तो बैटरी लगती क्या होगी, बैटरी काम है सीधे सीधे काम करना, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें रैंडमली मूव कर रहे थे उन सब पर धक्का मार मार के एक ही तरफ को भेजना। अब वो देखो बैटरी एक ही तरफ को धक्का मार के कैसे भेजती है, जैसे बेटा हमारे बैटरी है, बैटरी का जो लंबे वाला डंडा होता है इसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिधर से बैटरी कनेक्ट है इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कह रहे हैं, इसे मैं कह रहा हूं नेगेटिव टर्मिनल। तो टेक्निकली जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे हम कह देते हैं कि हाई पोटेंशियल पे है, उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल उच्च विभव पर। और जो नेगेटिव टर्मिनल जहां से कनेक्ट होता है उसे हम टेक्निकली कह देते हैं कि लो पोटेंशियल पर है, निम्न विभव पर। भाई एक तरफ पोटेंशियल हाई होगा, एक तरफ लो होगा, तभी तो डिफरेंस बनेगा पोटेंशियल में। तो ये हो गया लो पोटेंशियल, निम्न विभव, निम्न विभव। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं 2-3 बार रिपीट करके बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लेना। देखो ये मेरे पास एक तार था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर को भाग रहे थे। ये मैंने तार में क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करते ही क्या करेंगे, तार का एक सिरा जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक हो जाएगा नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव को हम बोल देते हैं हाई पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव को बोल देते हैं लो पोटेंशियल पे। अब ये बात समझो, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सब पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ को, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ को। भाई सारे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, सारे के सारे किधर को भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागेंगे। तो जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉनों पर जो नेगेटिव चार्ज है ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागना शुरू कर देते हैं। अब सारे ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो सारे के सारे ही पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। अगर सारे के सारे ही पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉनों का एक ही तरफ को भागना, इसे तो हम करंट कह रहे हैं। यानी जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो क्या चमत्कार होता है, अभी इस बात को भूल जाओ। मान लो कि हमारे पास एक तार घर में ऐसे ही पड़ा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर को भाग रहे हैं, जिसका जहां मन कर रहा है। जैसे बैटरी कनेक्ट होगी, बैटरी काम होता है इलेक्ट्रॉनों पर धक्का मारना, उनके कान पर रैपट मारना, चलो एक तरफ को चलो। और वो जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे ये सब के सब क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागने लगेंगे। क्यों, इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो सारे के सारे किधर को अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागेगा, और इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ को भागना ही तो करंट कहलाता है। अब बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर को, और इलेक्ट्रॉन के चलने की जो विपरीत दिशा होती है उसे हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन होगी ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट जो चलती है वो चलती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। इलेक्ट्रॉन किधर को भागते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ को, और करंट चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि हाई से लो की तरफ को। ये बात मैं भी लिखवा दूंगा कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है निम्न विभव से उच्च विभव, और करंट का होता है उच्च विभव से निम्न विभव। पहले डायग्राम को दोबारा समझेंगे हम, मैं एक बार दोबारा आऊंगा इस पे। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ऐसे एक वायर घर में पड़ा हुआ है,
इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये उल्टे सीधे भाग रहे हैं इधर उधर को, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो जैसे मैं एक बैटरी कनेक्ट करूंगा तो होगा क्या, बैटरी का एक सिरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया नेगेटिव। तो इसे हम बोल देते हैं कि हाई पोटेंशियल उच्च विभव पर है, इसे हम बोल देते हैं लो पोटेंशियल पर निम्न विभव पर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब किधर को अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ को। सारा इलेक्ट्रॉन अगर एक ही तरफ को भागेगा, इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ को भागना कहलाता है करंट, और करंट के डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा को लिया जाता है, इसलिए मैंने करंट की डायरेक्शन इधर को बना दी। तो ये डायग्राम देखो एक बार दोबारा से। मैंने क्या कहा कि घर में हमारे तार पड़ा हुआ है, अभी आपके घर में कोई भी तार हो, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब के सब इधर उधर को नाच रहे होंगे। हमें क्या करना है, इनका नाचना बंद करना है, इन सब पे कान पर रैपट मारकर इन सबको एक ही डायरेक्शन में भगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी का काम होता है इन सबको एक ही तरफ को भगाना। तो ऐसे आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी कार्य करेगी, वर्क करेगी, इन सब इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ को पुश करेगी। और किधर को पुश करेगी, बैटरी पुश करती है इन सबको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागेंगे, एक ही डायरेक्शन भागेंगे, तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का भागना करंट होता है, और उसकी जो डायरेक्शन ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा ली जाती है। इसलिए मैंने डायग्राम ऐसे बनाया यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कौन सा नेगेटिव। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को भागते हैं, लो पोटेंशियल से हाई, और करंट चलती है हाई से लो की तरफ को। तो पहले इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर पेपर में आपसे कोई पूछ ले, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे पीडीएफ से, टेंशन मत लेना, जब तक क्लियर नहीं होगा ना पढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें पेपर में, या नेगेटिव चार्ज की बात करें, ऋणात्मक आवेश की, इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश की बात करें पेपर में, भाई इलेक्ट्रॉन में भी तो ऋणात्मक आवेश ही होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की बात करें पेपर में या ऋणात्मक आवेश की, ये किधर से किधर को फ्लो करते हैं, ये फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो ये भागेगा पॉजिटिव की तरफ को। पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन भागते हैं लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ को, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। दूसरा, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि पॉजिटिव चार्ज किधर को भागता है या करंट किधर को भागती है, करंट की डायरेक्शन होती है, या पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज की अपोजिट होगी। तो अगर पेपर में पूछ ले कि वैद्युत धारा किधर को भागती है, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा या धनात्मक आवेश, ये किधर को चलते हैं, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर को अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि ये चलते हैं हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो करंट चलती है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आते हैं और में, उच्च विभव से निम्न विभव। एक बार ये उतारो, अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इन्हें उतार लेंगे एक बार, ठीक है। अगर तार बैटरी से न जोड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन फिर रैंडम मोशन करेंगे, अंकित करेंगे, लेकिन रैंडम मोशन। ये बच्चा कह रहा अगर वायर में पॉजिटिव चार्ज हो तो, वायर में पॉजिटिव चार्ज लाएगा कहां से भाई, पहले तो ये बता, हैं वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपने घर से बनाएगा, कह रहा जी पॉजिटिव चार्ज हो तो। चलो अब आपका कार्य शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, फिर आगे ABCD लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या आंसर होगा। जितनी बातें मैंने बोर्ड पर लिखी सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। करो ये, इसने लिखा है कि व्हाट डज द डायग्राम शोज, कह रहा है कि डायग्राम क्या शो करता है। अब हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें कुछ हमें ये कुछ भाग रहे हैं, कुछ चीजें इधर इधर उधर को, अब हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन करते हैं वो क्लोज सर्किट में नहीं करते, वो तो ओपन सर्किट में करते हैं।
तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओपन सर्किट, डी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्लोज सर्किट में तो बेटा एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। यहां देखना, ये जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भागेंगे जब क्लोज सर्किट होगा। जब बैटरी बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो क्लोज सर्किट में तो एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। तो ओपन सर्किट यहां लिखा, खुले परिपथ में आपको इलेक्ट्रॉन इधर उधर को भागते हुए दिख रहे हैं, ये हमारे पास है क्लोज सर्किट। बंद परिपथ, तो बंद परिपथ में तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भागता है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं वहां पर लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को। तो इस वाले क्वेश्चन में इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे, ये तो हमारा ठीक ऑप्शन हो गया। बाकी देखते हैं, रैंडम मोशन ऑफ प्रोटॉन इन ओपन सर्किट। बेटा प्रोटॉन जो है वो मोशन नहीं करते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, ये बहुत हैवी पार्टिकल होते हैं, ये नहीं भागते। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। रैंडम मोशन ऑफ एटम, एटम नहीं भाग रहे, कौन भागता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति यानी कि रैंडम मोशन है ये। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास में डी ऑप्शन। जो बच्चा ए लिख रहा है उससे गलत हो गया, वो ये नहीं पढ़ पा रहा, वो रैंडम मोशन तो देख रहा है पर वो आगे क्लोज सर्किट नहीं पढ़ पा रहा। क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलता है, ओपन सर्किट में रैंडमली मूव करता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये करो, ये हमारे पास एक सर्किट है और ये कह रहा है कि सर्किट में, ये बेटा ये आई का मतलब होता है करंट, धारा, ये करंट की डायरेक्शन लिख रखी है उसने, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि द फ्लो इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है कि जो सर्किट आपको मैंने दिखाया है इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी चीज फ्लो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि ग्रुप डी में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने तो पहले ही बताया आपसे, ये इससे 100% क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, ये तीनों का फेवरेट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चा इतना मूर्ख है वो बार बार एक ही कमेंट कर रहा, मेरा नाम ये है, मेरा अरे भाई तेरा नाम कुछ भी हो तो पढ़ाई कर ले, मेरा नाम ये लेते हो, फलाना लेते हो। यहां देखो इसने लिखा कि द फ्लो इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसमें देखें, कह रहे कि इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज क्या है? अच्छा, मैं डायरेक्शन किसकी दे रखी है? तीर का निशान देखो, ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है ये तो करंट की डायरेक्शन है, लेकिन ये करंट देखो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। करंट है क्लॉकवाइज, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, तो बेटा जो करंट है वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। भाई घड़ी की दिशा है ना ये, 9, 12, 3, 6। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट की विपरीत दिशा में होते हैं ना, तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। तो जो बच्चा इस पे ए पर टिक लगा रहा है उससे गलत है। आपको नहीं दिख रहा कि करंट की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, उसने ये नहीं पूछा कि सर्किट में क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है। तो करंट क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो जिसका आंसर इसका सी है उसका, जिसका आंसर इसमें डी दिया उसका ठीक है। ये सी क्यों बता रहे हो भाई? रेजिस्टेंस का तो अभी हमने क्लास में जिक्र तक भी नहीं किया भाई, इस शब्द का तो हमने कोई जिक्र किया क्या? अभी तक नहीं। और ये हमने जो वोल्टेज है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसकी तो हमने कोई डायरेक्शन बताई ही नहीं है। तो ये अपने आप से बेटा ऑप्शन की फील लेके आंसर मत दिया करो। इतने बच्चे इसमें बी और सी बता रहे हो, पता कैसे करते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो कुछ अलग सा आंसर होगा, ये ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे फील सी आ रही है तो उस पर टिक लगा दिया, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जब भी आप क्लास में आंसर बताओ, पेपर में टिक लगाओ, तो आप अपने आप से ये बात किया करो कि जो मैं आंसर टिक लगा रहा हूं या जो मैं टीचर को बता रहा हूं वो मैंने किस लॉजिक से निकाला, क्या मैंने कहीं से कनेक्ट किया या केवल ऑप्शन को फील करके मैंने किया। ऑप्शन को फील करके करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप यहां देखो ना, उसने कहा कि घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बताना है, तो करंट तो आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, तो करंट तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है, तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। ऑप्शन की बेटा फील लेके अगर हो रहा होता है ना तो बस फिर तो हो गया था काम। ये मिस प्रिंट है, ये करना क्वेश्चन। गौरव, राहुल, रत्नेश करते रहो क्वेश्चन। पेप्सी वाला कह रहा हिंदी में वामावर्त। बेटा वामावर्त का मतलब ही होता है घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में। जो बच्चा परेशान है पिछले क्वेश्चन में हिंदी वाले, भाई देखो हिंदी में तो ऐसे ही आएगा भाई, इसका मतलब इंग्लिश में देख लेना। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। अब हिंदी में भाई ऐसे ही होता तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है।
कह रहा है कि एक वैद्युत परिपथ में एक इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में सेल का जो प्रतीक है उसमें एक लंबी और एक छोटी खड़ी रेखा होती है, एक लंबी रेखा होती है खड़ी, एक छोटी रेखा होती है जो सेल का प्रतीक होता है। तो कह रहा है इसमें जो लंबी खड़ी रेखा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो बेटा जो लंबी खड़ी रेखा है पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, छोटे वाली नेगेटिव को। तो यानी कि आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। ये तो आसान है, सबने कर लिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 करो। युग, पंकज, सत्येंद्र, पंकज सरोज, जय, रोशन, राजकिशोर शर्मा, रविराज, मीना, कमलदीप। इसने कहा है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, कह रहा किसी वैद्युत परिपथ में क्या होता है। तो बेटा जो हमने आपके सामने कभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तो होना ही चाहिए, वैद्युत घटक। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मतलब है जिससे करंट पास करे, बल्ब, पंखा, जो भी। तो जैसे मैंने ये बनाया था, मान लो कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही तो था ये, और इसमें हमने क्या करा था, बैटरी जोड़ी थी, एक स्विच लगाया था। तो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो होना चाहिए जिससे करंट पास करानी है। दूसरा, एक बेटा बैटरी भी होनी चाहिए। तो बैटरी तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी ए ऑप्शन तो आंसर नहीं बनेगा। इसमें आ जाओ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, बहुत बढ़िया, ये बैटरी भी है, बहुत बढ़िया, ये कनेक्टिव वायर भी, यानी कि बैटरी को इससे कनेक्ट करने वाले वायर भी हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा इसने स्विच का जिक्र नहीं किया, ये भी गलत हो गया। डी आंसर सही है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कम से कम ये 4 बात तो होनी चाहिए। कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो जिससे करंट पास करे, कोई बैटरी होनी चाहिए, उस बैटरी को इस कंपोनेंट से जोड़ने वाले तार भी होने चाहिए, और प्लग कुंजी जिसे हम स्विच कहते हैं वो भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में 3-4 बातें होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने आपके सामने सर्किट बनाया था, क्लोज सर्किट, इसे मैंने 4 चीजें आपके सामने बनाई हैं। यहां देखो, ये बेटा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिससे करंट पास कर रही है, ये बैटरी लगी हुई है, ये कनेक्टिव वायर हैं जो बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं तार के साथ में, ये जो कंपोनेंट है जिससे करंट पास कर रही है, और ये साथ में हमारे की प्लग यानी कि स्विच भी लगा हुआ है। तो 1, 2, 3 और एक कनेक्टिव वायर 4। तो कम से कम 4 चीज तो होनी ही चाहिए। इन 4, इससे ज्यादा भी होती है, अगर आगे हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो हम एमीटर भी लगाएंगे, वोल्ट मीटर भी लगाएंगे, तो और इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, सुंदर सुशील सर्किट बन जाएगा वो। लेकिन ये कम से कम 4 बात तो होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो मुझे मजा आ जाएगा। पिछली बार ये रेलवे ने पूछा भी ये क्वेश्चन, हल्की सी उस लैंग्वेज अलग थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 1 ये करो। भाई अपनी कक्षा में कभी वापस नहीं आएंगे भाई रवि, वो फ्री घूमते रहेंगे वो। अगर आपने बैटरी बंद कर दी तो रैंडम घूमेंगे, बैटरी ऑन कर दी तो एक ही तरफ को भागेंगे, वो अंदर नहीं घुस जाएंगे वापस से। तो बच्चा कह रहा मैं 11-12 वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे चीज़ें आती हैं। बढ़िया भाई, फिर मत पढ़ो आप, बाकी चीज और सब्जेक्ट पढ़ लो, मैथ वैथ रीजनिंग। यहाँ पे क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अगर आप 11वीं 12वीं को पढ़ा रहे हैं यानी कि आपको पहले से सारी बातें आती हैं, ऐसे बेटा टाइम मत खराब करो, आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दो। देखो, इसने कहा कि एक गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट, एक धारावाही चालक। कह रहा है कि धारावाही चालक समझ रहे हो कि वो चालक, वो कंडक्टर जिससे करंट पास कर रही हो। तो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिससे करंट पास कर रही हो, तो कह रहा है कि जब किसी कंडक्टर से, किसी तार से करंट पास करती है,
तो कह रहा है कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ए पे टिक लगा रहे हैं लाइन से, सबका गलत है। बच्चों को क्या लगता है कि जब किसी तार से करंट पास करती है तो करंट तो इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सब बच्चे लाइन से नेगेटिव चार्ज पर टिक लगा के आ जाते हैं। बेटा अगर किसी तार से करंट फ्लो कर रही हो ना, उस समय वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिवली चार्ज होता है ना ही नेगेटिवली। ध्यान समझना इस बात को। पहले मुझे एक चीज बताओ, ये हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जिनके भागने से करंट बनेगी। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं? कहां से आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? ये आप कहोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ये तो एटम से बाहर निकले थे, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे थे, तो सबसे बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब मुझे एक चीज बताना, ये एटम के अगर न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन हैं तो बाहर अलग अलग कक्षाओं में 20 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। 20 प्रोटॉन न्यूक्लियस में तो 20 प्रोटॉन चक्कर काटेंगे, यानी कि जितना होता है पॉजिटिव चार्ज उतना ही होता है नेगेटिव। बस उस 20 इलेक्ट्रॉन में से मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 18 भी चक्कर काट रहे हैं, 2 बाहर आ गए, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन है तो 20 ही। और अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कितने हैं? 20 ही है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव है। बस कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए भागने के लिए, तो चार्ज बढ़ थोड़े ना गया है। भाई एक चीज बताओ, ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर मान लो कि ये 2 प्रोटॉन है, तो बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। अब जितना प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कितना? 2, नेगेटिव चार्ज भी 2। अब मान लो कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब ये इसे हटा दो, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन तो है अभी भी, और 2 अंदर प्रोटॉन है, तो ओवरऑल चार्ज तो सेम न्यूट्रली है। भाई मान लो कि न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन है, बाहर अलग अलग कक्षाओं में 50 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, उनमें से मान लो कि 5 बाहर आ गए, 45 अभी भी चक्कर काट रहे हैं, 5 बाहर आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 50। प्रोटॉन भी अंदर कितने? 50। नेट चार्ज तो 0 ही हुआ। तो जब किसी तार से करंट पास कर रही होती है उस समय भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये एटम से ही बाहर निकले हैं, और एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था रेलवे के किसी पेपर में कि जब किसी तार से करंट पास कर रही होती है तो उस पर नेट चार्ज कितना होता है। तो किसी तार से करंट पास कर रही हो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, तो नेट चार्ज का मतलब है कि नेट चार्ज 0 है उसके ऊपर, नेट चार्ज 0। जैसे लिख लेना, किसी धारावाही चालक से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास कर रही होती है तो उस समय उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दोनों बातें लिख लेना, नेट चार्ज 0, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना वो नेगेटिवली चार्ज है ना ही पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि करंट भले इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम से बाहर निकल के आए, और एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। मान लो 2-4 बाहर भी निकल के आ गए, लेकिन नंबर तो अभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा इसमें क्या लिखेंगे, ये नेट चार्ज रहेगा 0, ठीक। देखो एक मूर्ख बच्चा और आ गया क्लास में, एक ही कमेंट बार बार, नोट्स बनवाएं, ये करें वो करें। भाई ये क्या चल रहा है क्लास में? ये क्या पढ़ रहे हो तुम? कि भाई ये ओपन सर्किट है, ये आपने क्लोज सर्किट बनाया है ना, ये क्या लिखा? अब तुम्हें पता ही नहीं कि नोट्स बनते कैसे हैं। ये तुम 5वीं क्लास के बच्चे हो, कह रहा जी नोट्स बनवाएं। ये ना जो छोटे बच्चे नहीं करते ऐसे हरकतें, कुछ तो ऐसी हरकतें करते हैं क्लास में आगे, जैसे 5-6 क्लास का बच्चा पढ़ रहा हो। तो दूसरे वाले उसमें है वो, यहाँ आ जाओ। अब बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखने के लायक हो चुके हैं। अब लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला आएगा, उससे भी न्यूमेरिकल आता है, वो करेंगे हम। और फिर कुछ दूसरी पीएनजी खोलेंगे, दूसरी पीडीएफ खोलेंगे, उससे भी करेंगे हम। करंट को लिखते हैं हम आई से। देखो तो बेटा ये अगर इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागने लग जाए, इलेक्ट्रॉनों का एक ही तरफ को भागना, इसे हम कहते हैं करंट। बस करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। याद रखना, अगर चार्ज रैंडम मोशन कर रहा है तो उससे करंट नहीं बनती। वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना, एक ही तरफ को भागना, इसे हम कहते हैं करंट। तो जितना तेजी के साथ भागेगा चार्ज उतनी बढ़िया करंट बनेगी। तो यहां पे लिखेंगे हम इसके डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए particular direction, the rate of flow of electric charge in a particular direction is called इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में लिखेंगे वैद्युत आवेश के, वैद्युत आवेश के एक निश्चित, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा वैद्युत आवेश का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो करंट को लिखते हैं हम आई से, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दर का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है टाइम से भाग करना, यानी कितना तेजी के साथ। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इजकल टू क्यू बाई टी। तो जब भी हम करंट का न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, आई इजकल टू क्यू बाई टी। चार्ज को बेटा अगर हम कुलाम में नापें, कुलाम, और टाइम को नापें हम सेकंड में, तो करंट की जो ऐसा यूनिट बनती है वो बनती है एम्पियर। ये बनेगी एम्पियर, और सिंबल होता है इसका ए। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि एक एम्पियर किसके बराबर होता है, कुलाम पर सेकंड के। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, कुलाम पर सेकंड। कुलाम के लिए सी, सेकंड के लिए एस। ठीक है। अच्छा, कई बार आपको जो करंट है वो मिली एम्पियर में दे देगा पेपर में, तो याद रखना मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे, माइक्रो एम्पियर दे देगा, माइक्रो के लिए लिखते हैं म्यू, तो 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये बात ध्यान रखना कि मिली एम्पियर 10⁻³ है, माइक्रो है 10⁻6। तो वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है भाई। सत्येंद्र कुमार, तुम क्या सुन रहे हो क्लास में? मतलब इसने इतना वाहियात क्वेश्चन पूछा, मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा कि मैं क्या बता रहा हूं इतनी देर से। कह रहा कि डेफिनेशन में करंट के लिए क्लोज सर्किट होगा या ओपन सर्किट होगा। 500 बार बता दिया क्लास में कि करंट के फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्लोज सर्किट में भागता है, ओपन सर्किट में तो भागता ही नहीं है। मूर्खों जैसे हरकतें कर रहे हो क्लास में तुम। लग रहा है तुम कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हो। कंपटीशन वाले को हल्का सा इशारा किया जाता है, वो इतनी चीजें खींच लेता है। तुम इतना बड़ा इशारा करो, तुम्हारे से इतनी चीज नहीं खींची जा रही है। तो वैद्युत आवेश के निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा जो है, करंट जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इजकल टू क्यू बाई टी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आई इजकल टू क्यू बाई टी इसका फॉर्मूला है। अच्छा, हमने कल की क्लास में क्यू आप स्मॉल कैपिटल जो भी आपका मन करे, जो हाथ पे बैठ जाए वो लिख लेना, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि छोटा क्यू लिखना है कि बड़ा लिखना है। एक चीज और देखना, कल की क्लास में हमने ये भी पढ़ा था ना, जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, एन ई के बराबर। याद आ रहा है कि अगर एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो क्यू एन ई लिखा था हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास में आई इजकल टू क्यू बाई टी है, आप इसे एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसे ठीक ठीक आंसर दें इसका। ये जो बच्चा लिख रहा है नोट्स भी लिखवाएं सर जी, अगर तेरा अगला कमेंट आया तो बेटा तो ब्लॉक करूंगा मैं परमानेंट। अगर तूने गलती से अगला कमेंट सॉरी का भी लिख दिया ना तो भगाऊंगा परमानेंट क्लास से तुझे। तुझे यही पता नहीं है कि नोट्स क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक ही बात लिखे जा रहा बार बार।
इसने लिखा है यदि एक तार से प्रवाहित धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने आपसे कल की क्लास में, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो 100% ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, Q इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला लगना ही है, Q इक्वल टू NE, जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे। अब देखो, अब उसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी तो n किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई E के। अब देखते हैं Q बाई E कहीं पर लिखा है सर, ये तो Q बाई E तो कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, उसने कहा कि करंट I है, तो मुझे I का एक फॉर्मूला पता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले ऑप्शन है ना उसमें I करंट का जिक्र कर रखा है। तो करंट क्या होता है, Q बाई T। तो अगर मैं ऐसे Q निकालूंगा तो Q किसके बराबर आ जाएगा, IT के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो N किसके बराबर हो जाएगा, IT बाई E के। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी IT बाई E, यानी कि C ऑप्शन। देखो, जब भी पेपर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो कि Q इक्वल टू NE। तो N किसके बराबर है, Q बाई E के, यानी कि हमारा ऑप्शन में Q बाई E लिखा होना चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शन में जो है वो करंट की फॉर्म में ऑप्शन है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई T। तो यहाँ से Q निकाल के मैंने IT कर दिया, तो Q की जगह IT पुट कर दो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो Q बाई E लिखा होगा, या Q की जगह वो क्या कर देगा, इस वाले फॉर्मूले से IT पुट कर देगा। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास में, C ऑप्शन बन गया। ठीक है, इसका आंसर एक बच्चा D बता रहा है। ठीक है, अच्छा अगले पे आते हैं। अभी और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे चीजें और आएंगी अपने उसमें। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन और देखो, समझ जाना है कि अगर आपके यहाँ फिजिक्स से न्यूमेरिकल आया, वो केवल गुणा भाग का क्वेश्चन है, वो फ्री के नंबर है वो। इसने कहा है कि जब वैद्युत बल्ब के, एक बच्चा कह रहा है कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है। जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे वहां पता चल जाएगा कि स्केलर है कि वेक्टर है, जब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाएंगे। लिखा है जब वैद्युत बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तब एक परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब, समय की गणना करें। तो बेटा कितनी करंट पास कर रही है, 0.5 एम्पीयर की। 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो कितना आवेश प्रवाह कर रहा है, 300 कूलम्ब का। तो कह रहा है समय की गणना करें। देख रहे हो फ्री का नंबर है कि नहीं है। करंट आपको बता दिया 0.5 एम्पीयर, करंट को एम्पीयर में नापते हैं, एम्पीयर ये कुछ चेंज नहीं करना। चार्ज को कुलाम में नापते हैं, कुलाम ही दे रखा है। और वहां मिली एम्पीयर, माइक्रो कुलाम कुछ देता तो चेंज भी करना पड़ता। अब हमें पता है कि करंट क्या होती है, Q बाई टी। तो T कितना आ जाएगा, T आ जाएगा Q बाई आई के बराबर। Q की वैल्यू 300, ये 0.5 है, पॉइंट हट के 0 आएगा, 5 अंक 30, 0 0, तो कितना आ गया, 600 सेकंड, 600 सेकंड, 600 सेकंड। तो आंसर है इसका ए। अमित, कमल, सुभा, हीरा, रोहित, सागर, सुल्तान, पेप्सी वाला, प्रकाश कुमार, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा। सही, धीरे धीरे आप सही ट्रैक पे आ रहे हो, हल्के हल्के, धीरे धीरे समय लगेगा अभी। इसके लिए हम थोड़ा सा एक दो PDF और खोलते हैं, थोड़ा हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। खुल जा सिम सिम। ये करना, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, 20। राखी कुमारी, मेरा आंसर नहीं जा रहा है, ये बड़ी समस्या भाई बच्चों के साथ। सबके आंसर आ रहे हैं, पृथ्वी सिंह, शुभम, अजय, कमलदीप, रघविंद्रा सिंह, जयप्रकाश, हिना कुरैशी, मोहित, चंदन कुमार, राजकिशोर शर्मा, प्रतीक, मलारे, अक्षय, प्रवीण, मोहित यादव, हरे कृष्णा, सुल्तान मिर्जा, रोहित, सचेंद्र कुर्मी, सबका ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि एक परिपथ में जिसमें 5 एम्पीयर की धारा है, एक बिंदु से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। बेटा करंट कितनी है, 5 एम्पीयर की। करंट दिया 5 एम्पीयर, कह रहा है कि एक 5 एम्पीयर करंट पास कर रही है, तो कह रहा है प्रति सेकंड, यानी टाइम दे रहा है 1 सेकंड, तो प्रत्येक सेकंड कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, Q इक्वल टू NE।
ठीक है, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, Q बाई ई के बराबर। लेकिन हमें उसने करंट दे रखा है, तो बेटा करंट क्या होती है, करंट होता है आई इक्वल टू होता है Q बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें Q की जगह एन ई पुट कर दो, है ना, यहाँ पे एक काम करो, Q की जगह एन ई लिख दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, एक यहीं पे लिख लो, ये Q इक्वल टू, ये यहाँ से Q लिखेंगे तो आई टी के बराबर आ जाएगा, Q हो जाएगा आई टी बाई ई। ये भी फॉर्मूला हमने निकाला था ना अभी क्वेश्चन में, तो वही पूछ रहा है। तो आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, टाइम है 1 सेकंड का, तो ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। इस अगर आप सोल्व करेंगे तो 6.25 गुणा से 18 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 31.25, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। सोल्व करना इसे, 31.25 गुणा 10 की पावर 18 आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमें पता है कि n इक्वल टू होता है Q बाई ई। लेकिन जब उसने करंट का जिक्र करेगा ना पेपर में, करंट का, तो इस Q की जगह आप आई टी लिख लेना, इस वाले फॉर्मूले से। आई इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो Q हो गया आई टी के बराबर, तो Q की जगह आई टी लिख लेंगे। यानी ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा Q बाई ई, अगर करंट दे रखा होगा तो आई टी बाई ई। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो जिनका भी आंसर ए ऑप्शन आया उनका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है। एक क्वेश्चन ये करना, आज मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा क्वेश्चन ना, कल आते हम पूछेंगे। मैंने 6 गुणा 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी भाई। इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए, 6 गुणा 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट। टाइम कितना दे दिया, 1 मिनट का। याद रखो जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा यूनिट यूज करेंगे, टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। मिनट दिया 7 के साथ सेकंड में बदल लो, जो बच्चा सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेगा वो रोएगा आके। फिर प्रति मिनट की जगह हो गया 60 सेकंड, 6 से गुजरती है। तो धारा बताइए, आई की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो हमें पता है कि आई क्या होता है, Q बाई टी। लेकिन उसने हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q की जगह हम एन ई लिख लेंगे, तो एन ई बाई टी हो गया। तो एन कितना है, 6 गुणा 10 की पावर 17, ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, टाइम दे रखा है 60 सेकंड। सोल्व कर लो इसे, तो भाग करेंगे 10 आ गया, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ गया। तो 16 गुणा 10 की पावर ऊपर जाके भी माइनस को 10 की पावर माइनस 21, और 17 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर। इसे आप लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। 10 की पावर माइनस 3 का मतलब होता है मिली, तो 1.6 मिली एम्पियर। मिली में इसलिए बदला क्योंकि सारे ऑप्शन मिली में दे रखे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर बनेगा ए। ठीक है, अब मैं आपको कल के लिए एक होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। ये कल मैं आते ही आपको 1 भी सेकंड का समय नहीं दिया जाएगा, आप ये घर से सोल्व करने हैं आपको। ठीक है, तो कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप इन्हें स्क्रीन को यहीं पर रोक कर उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन ये वाला करना है 1, नहीं क्वेश्चन हो गया 2 3, मैं भी आपके सामने अभी ये छोड़ूंगा क्वेश्चन ये 4, एक आध कोई और मिल जाए, 5 ही हो जाए तो बढ़िया रहेगा। एक ही क्वेश्चन करना है, 5 मिल गए। देखो ये कल के लिए आपके पास होमवर्क है, मैं इन क्वेश्चन को आपके सामने ओपन कर देता हूँ, कुछ कुछ सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन बेटा आपको ये करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीन को रोक कर इसे कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 12 करना है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, इतने क्वेश्चन आज के मैं दूंगा, ये 1 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आसान है, एम्पेयर पूछ रहा किसके बराबर है, ये सिंबल किस चीज का होता है ये पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये आपको कल करके लेके आने हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब मैं क्लास में कल आऊंगा तो आते ही 5 क्वेश्चन खोलूंगा,
क्वेश्चन को देखते ही आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये है। कल स्क्रीन खोलते आपको तुरंत बताना कि सर इसका आंसर ये था, इसका ये था, इसका ये था। ठीक है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इन्हें हम। पीडीएफ ये भी रोक लेना है स्क्रीन, क्योंकि पीडीएफ तो कल ही मिल पाएगी, क्योंकि रात को मैं पीडीएफ भेजता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।